क्लब से आपके पास आए हैं मैम, और कुछ महिलाओं के जो मुकदमे हैं उनसे रिलेटेड हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम इसमें महिलाओं को कानूनी तौर पर हम कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये सोचा है कि हम आपसे आपकी राय लें कुछ विशेष मुद्दों पे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है कि अगर कोई महिला दहेज प्रताड़ित है तो उसे कैसे कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप हमें ये सेक्शंस की बजाय आप हमें मतलब एक कॉमन लैंग्वेज में बताएं कि कैसे क्या करना चाहिए। आपको बताना चाहूँगी कि दहेज हमारे जो समाज है उसकी एक कुरीति है और धीरे धीरे कम होने की बजाय इसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग शो ऑफ में ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को, अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट्स वगैरह देता है, तो अगर वो डिमांड के तौर पर नहीं दे रहा है, अपनी खुशी से दे रहा है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, और डिमांड के तौर पर है तो उसे वहीं पर रोकिए। रोकने के लिए आपके पास बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं। आप 498A में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। उसमें कोई भी पीड़िता अगर समझती है कि मेरे को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वह पुलिस थाने पे जाकर और एक FIR दर्ज करवा सकती है। आपको सबको मैं इस माध्यम से, इनर व्हील क्लब के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आपकी FIR थाने पर जाकर रजिस्टर करना ये एक लीगल प्रोविज़न है। अगर कोई आपकी FIR दर्ज करने से मना कर रहा है तो आप जिला जिला यहाँ पर भी आ सकते हैं और जिला अधीक्षक के माध्यम से भी अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। FIR दर्ज करना थाना अधिकारी की जिम्मेदारी है। अगर वो ये दर्ज नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रथमतया तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। दूसरी चीज़, जो आप आपकी FIR में लेकर आते हैं, तो कुछ सबूत जो महिलाएं छोड़ देती हैं जब उनकी शादी होती है, तो वो इन चीज़ों को कि ये तो नेचुरल कोर्स में आती हैं, तो वो सबूत नष्ट हो जाते हैं कि आपसे डिमांड किस फॉर्म में की गई थी, क्योंकि जब आप फाइल पर लेते हैं तो आपके पास वो एविडेंसेस नहीं आते। आपके पास अगर डिमांड के एविडेंसेस हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, या कुछ गवाह जिनके सामने आपसे डिमांड की गई थी, तो उनको ज़रूर आप थाना अधिकारी को या जो भी आपका IO है उसके सामने पेश करें। जो डिमांड की गई थी उनका डिटेल में आप लिखें, उसकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हो तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। जनरली हमारे समाज में होता है कि जो महिलाएं हैं वो इस चीज़ को दबा जाती हैं कि उनके डाउरी की वजह से उनको घर में प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी कभी ऐसे भी ओकेजन्स आ जाते हैं जब उसको अपनी लीला समाप्त करने के कगार पर वो आ जाती है। सुसाइड्स भी बहुत इसके कारण हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम 304B में मुकदमा दर्ज करते हैं। वो डाउरी डेथ से रिलेटेड होता है। 7 साल के अंदर अगर कोई व्यक्ति, 7 साल की अगर आपका शादी का टाइम पीरियड है और उसके अंदर अगर लड़की की डेथ हो जाती है और वो संदिग्ध हालतों में डेथ होती है, तो उसका भी मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। प्रॉब्लम ये होती है कि एविडेंसेस लड़कियां कलेक्ट नहीं कर पाती हैं या बता नहीं पाती हैं, तो आप आपकी हिचक को छोड़ के जो भी आपके साथ छोटी बड़ी चीज़ हुई है उससे पुलिस अधिकारी को अच्छे से खुल के बताएं। थाने स्तर पर आजकल हमने एक सेपरेट महिला डेस्क का प्रावधान किया हुआ है। हर पुलिस स्टेशन पर एक महिला डेस्क मिलेगा आपको। महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में आपके बयान लिए जाएंगे, तो किसी भी प्रकार से हिचक रखने की और थाने पर जाके अपनी बात कहने की आप लोगों के मन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप खुलकर अपनी बात कह सकती हैं महिला थाना कांस्टेबल या कोई भी पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में। वो उसे मतलब उसका बाकायदा केस बन जाता है, ऑटोमेटिकली बन जाता है और उसका मुकदमा दर्ज किया जा सकता है अगर संदिग्ध अवस्था में होती है। और अगर आप वैसे तो मर्द दर्ज कर लिया जाता है संदिग्ध अवस्था में। अगर कोई एविडेंसेस ऐसे आते हैं कि क्रुएल्टी हुई है उसके साथ, तो फिर वो कन्वर्ट होकर 320 में दर्ज हो जाता है। और मैम, अगर किसी के साथ रेप हो जाए या कोई गलत हरकत हो जाए तो उसे कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, रेप के लिए भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। आजकल तो रेप की जो डेफिनेशन 375 में वर्णित की गई थी उसको भी चेंज करके उसका एम्बिट इतना लार्ज कर दिया गया है कि कोई भी लड़की अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसको जो
अपराधी है या जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा दिलवाई जाएगी। पुलिस अधिकारियों का भी सबका ये रहता है कि ऐसी जो घटनाएं हैं उनको आप डिस्करेज करें सोसाइटी में। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी आपके क्लब के माध्यम से कि जो ऐसी लड़कियां या महिलाएं हैं जिनके साथ ये कार्य सेक्सुअल असॉल्ट या हैरेसमेंट या ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उनमें ये लगता है इग्नोर करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ ना करें, खुलकर सामने आएँ, थाने पर आएँ, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट दर्ज करवाने का भी एक प्रोसेस है। अगर आप थाने पर जाती हैं और आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो हमेशा सीआरपीसी में प्रोविज़न किया हुआ है सरकार की तरफ से डिटेल में कि आपकी जो भी पीड़ा है उसको महिला अधिकारी सुनेगी और वही आपकी मुकदमा दर्ज करेंगे। अगर महिला अधिकारी थाने पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं है तो प्रोविज़न है कि जिले में कहीं भी और महिला कर्मचारी या अधिकारी उपस्थित है तो उस थाने पर जाएगी और आपको आपके बयान उसी को देने होंगे। तो ये जो हिच है कि हम एक मेल पुलिस ऑफिसर को अपनी पीड़ा कैसे बताएं, तो उसके लिए सरकार ने अलग से प्रोविज़न किया हुआ है। आप कृपया अपनी हिचक को छोड़ें और अपने साथ हुई किसी भी प्रकार की अनियमितता को ज़रूर जाके रिपोर्ट करें। दूसरा प्रोविज़न ये है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो ये पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो आपका तुरंत ही मेडिकल करवाएं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आप स्वयं भी रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि मेरा जल्द से जल्द मेडिकल करवाएं। प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर हमें पीड़िता का मेडिकल करवाना कंपलसरी है। तो इस पर भी अपने आप लोग जो हैं अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है तो उसे भी ये जानकारी प्रोवाइड कराएं कि अपना जल्द से जल्द मेडिकल करवाएं। फिर आपने जो वक्त घटना अपने क्लोथ्स पहने हुए हैं, इनरवेयर्स वगैरह हैं, तो उसको भी सुरक्षित रखिए। तो वो भी पुलिस के द्वारा जब्त किए जाते हैं ताकि जब एविडेंस कलेक्शन में आपकी मदद होती है उसके। वैसे तो प्रोविज़न ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ रेप केसेस में होता है वो विक्टिम के ऊपर लाई करता है, तो लड़की का कहना मात्र ही सफिशिएंट है। इसमें 164 के बयान भी करवाए जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को लगता है, पीड़िता को लगता है कि उसका थाने पर सुनवाई नहीं हो रही है तो वो अपने बयान खुलकर एक मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाए जाते हैं। तो वो अच्छे से अपने बयान दें और पुलिस भी मुस्तैदी से ऐसे मुकदमों में कार्रवाई करती है। हमारा यही मकसद रहता है कि सोसाइटी में इस तरह के जो घिनौने प्रथाएं हैं उनको कर्ब किया जाए, रोका जाए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा कोई ऐसे कानून जो हमारे काम आ जाए, जो महिलाओं के काम आए, वो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी इस डॉक्यूमेंट्री के लिए बताएं हमें। डेफिनेटली सरकार ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए हुए हैं और गाइडलाइंस भी जारी करी हुई हैं जो महिलाओं को समाज में आगे आने के लिए और उनसे जो उनके विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं समाज में उनको कर्ब करने के लिए हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगी कि सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, आजकल महिलाएं बहुत ज़्यादा समाज में आगे आ रही हैं और कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ काम भी कर रही है। अगर आपके साथ वर्क प्लेस पर ऐसी कोई घटना होती है जिससे आपको लगता है कि आपका हैरेसमेंट हो रहा है तो उसके लिए उन्होंने हर डिपार्टमेंट में इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ बनाई हुई हैं और जिला स्तर पर भी इसकी एक कमेटी बनी हुई है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पुरुष जो काउंटर पार्ट्स हैं वो आपके साथ अच्छी तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं या फिर उनकी भाषा या जेस्चर से आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आगे भी इसका करवा सकते हैं। कुछ और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में भी आया था। इसके लिए भी हर स्तर पर बने हुए हैं। पुलिस द्वारा महिला थाना भी अलग से इस्टेब्लिश करवाया हुआ है जिला लेवल पर। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर अपने घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई मुकदमा दर्ज कराना है तो मुकदमा दर्ज कराने से पहले पुलिस का भी रोल रहता है कि एक बार उनकी काउंसलिंग की जाए ताकि जो आपका परिवार है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक यूनिट होता है समाज का। अगर परिवार का विघटन होगा तो समाज का भी विघटन होगा। तो एक बार कोशिश की जाती है कि काउंसलिंग के माध्यम से दोनों पक्षों की समझाइश की जाए। तो प्रोविजंस तो सरकार की तरफ से बहुत किए जा रहे हैं। हमें समाज में जागरूकता लाकर और ये जो जितने भी अत्याचार हैं उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके इस स्टेप का
वेलकम करना चाहूँगा कि आपने इस बारे में सोचा और लोगों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप लोग इस तरह का ये स्टेप उठा रहे हैं, और ताकि लोग अपने अधिकार और कर्तव्यों के बारे में अवेयर हों। ऑनलाइन जो पुलिस से रिलेटेड जो है, उसमें ऑनलाइन अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट की जा सकती है। अगर कोई मोबाइल या अदर थिंग अगर कोई मिसिंग या थेफ्ट है तो उसकी भी ऑनलाइन कंप्लेंट पुलिस की वेबसाइट, पुलिस की मेल पे की जा सकती है, और उसमें भी उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होता है और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। ओके सर, ऑनलाइन मतलब अब महिलाओं से संबंधित कोई अधिकार, ऐसे कोई स्पेसिफिक कोई कानून या महिलाओं से संबंधित जहाँ तक अपराधों की बात है, तो अगर कोई संज्ञेय अपराध है तो उसके लिए तो अभी तक ऑनलाइन पुलिस को सूचना दी जा सकती है। पुलिस उस सूचना पे त्वरित रूप से कार्रवाई करती है, और उसमें अगर कहीं आवश्यकता होती है तो पुलिस पीड़ित तक पहुंचकर उससे रिपोर्ट लेकर एफआईआर दर्ज करने का काम करती है। उसके लिए ये आवश्यक नहीं कि पीड़ित को स्वयं को पुलिस थाने तक जाना पड़े। पुलिस को अगर ऑनलाइन माध्यम से अगर इंटीमेशन होती है तो पुलिस पीड़ित तक पहुंच गई और उसकी समस्या का समाधान करना, मुकदमा दर्ज करना और उसके अनुसंधान करने का कार्य करती है। जहाँ तक एफआईआर दर्ज करने की बात है, वो अभी तक केवल ऑनलाइन सूचना देने पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। उसके लिए पीड़ित को या तो थाने तक थाने तक स्वयं जाना पड़ता है, या पुलिस उसके पास आकर एफआईआर ले सकती है। ओके सर, एफआईआर के अंदर मतलब क्या सिस्टम है और कैसे इजीली हम एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप हमें बताइए। कोई भी अगर पीड़ित, जहाँ तक अगर आप लोग वैसे विशेषकर महिलाओं और बच्चों से संबंध में जानकारी चाह रहे हैं, तो उसके संबंध में अगर किसी भी पीड़ित महिला या बच्चा, उसके साथ अगर कोई अपराध होता है या वो पीड़ित है, तो वो पुलिस थाने तक जाकर अपनी रिपोर्ट दे सकता है, और पुलिस उस पर त्वरित रूप से एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान करती है। कहीं भी इस मामले में कोताही नहीं बरते, इस तरह का हमारे विभागीय निर्देश भी है कि महिला और बच्चों को विशेष प्राथमिकता से उनके जो भी रिपोर्ट हो उस पर प्रकरण दर्ज करने की आवश्यकता हो तो मुकदमा दर्ज करें, या उसके मुकदमा दर्ज किए बिना अगर असंज्ञेय अपराध है या अन्य कोई समस्या है तो उसका भी समाधान करने की कोशिश करें। इसके अलावा हर थाने में महिला डेस्क भी होती है। महिला डेस्क के अलावा बच्चों के लिए CWC इस तरह का बाल कल्याण अधिकारी भी हर थाने में अलग से डिप्यूट होता है, और वो उनकी समस्याओं को विशेष रूप से वो इस बारे में ट्रेंड होते हैं, और वो उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ में प्रकरण दर्ज करवाने से लेकर अनुसंधान में मदद करते हैं। तो अगर कोई भी पीड़ित ये समझे कि उसकी एफआईआर थाने में किसी भी माध्यम से, मैंने जो पहले बताया, इसके बावजूद भी दर्ज नहीं होती, तो वो जिले में एसपी साहब को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। एसपी साहब भी उस पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे विभागीय निर्देश है कि एसपी ऑफिस में भी यदि आवश्यक हो तो वहाँ से भी एफआईआर दर्ज करके थाने में अनुसंधान के लिए भेजी जाती है। इन दोनों माध्यम से भी अगर किसी को समस्या हो और उसमें अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। इसमें पीड़ित बच्चे और महिला भी शामिल है। न्यायालय से धारा 156(3) CRPC में अगर कोई रिपोर्ट पेश करता है तो न्यायालय उस पर अपराध घटित होना पाया जाता है, तो वो मुकदमा दर्ज करने के निर्देश के साथ थाने में वो रिपोर्ट भेजता है और निर्देश देता है कि तुरंत मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। तो इन तीनों माध्यम से एफआईआर दर्ज होती है। जहाँ तक मेरा अनुभव है और हमारी पुलिस वर्किंग के बारे में है, तो थाने में जाने पर एफआईआर दर्ज नहीं हो ऐसा होता नहीं है। विशेषकर बच्चों और महिलाओं के प्रति पुलिस भी संवेदनशील है और आगे होकर तत्पर होती है और उनके मुकदमा दर्ज करने से लेकर अनुसंधान करने की कार्रवाई करती है। थैंक यू सर, आपने हमें तीनों तरीके बताए एफआईआर के, कि हमें कैसे कैसे हम एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं और अगर नहीं हो तो हमें कैसे स्टेप्स लेना चाहिए। आज हम लोग इनहली क्लब से एडवोकेट अरिहंत जी चोपड़ा से कुछ कानूनी जानकारियाँ लेने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे वकील साहब कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपसे मुझे उसका जवाब चाहिए। जैसे एक लेडी है और उसके पति ने उसको बाहर निकाल दिया घर से, उसके 2 बच्ची भी हैं और उसके पास कुछ नहीं है, तो उसके भरण पोषण के लिए, खाने पीने के लिए मतलब किस तरह से उसको मिल सकता है उससे,
तो उसके विषय में आप बताएं। जी, महिलाओं के भरण पोषण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में प्रोविजन है, यदि कोई महिला जिसका पति उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है और उसके नाबालिग बच्चों का, इसमें नाबालिग बच्चे भी उसी एक्ट में शामिल है। नाबालिग बच्चे अगर धर्मज है या अधर्मज है, अगर सौतेले बच्चे हैं और माता के साथ में आ गए और अगर वो माइनर है तो भी धारा 125 ये कहती है कि ऐसे बच्चों का और ऐसी महिला का जो उसकी वेद विवाहिता पत्नी है। वैसे मैं पत्नी के अलावा इसमें ये भी शामिल करना चाहूँगा, यदि कोई माइनर पुत्री है तो इसी एक्ट में 125 ये कहता है कि एक नाबालिग पुत्री भी अपने पिता से, और अगर उसकी शादी हो गई है तो वो अपने पति से, अगर नाबालिग है और शादी हो गई है ऐसी अवस्था में वो पति से भी भरण पोषण की मांग कर सकती है और पिता से भी कर सकती है। और धारा 125 में माता पिता का भी प्रोविजन है कि माता पिता भी धारा 125 के तहत अपने पुत्र से और पुत्री से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, भरण पोषण राशि की मांग कर सकते हैं। तो धारा 125 के लिए ऐसे माता पिता या ऐसी पत्नी या ऐसे बच्चों को, बच्चे तो नाबालिग हैं तभी तक उन्हें भरण पोषण की राशि मिलेगी, तो ऐसे बच्चों को अपनी माता के माध्यम से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि वो पाली शहर का निवासी है तो पारिवारिक न्यायालय पाली में धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वह क्रिमिनल लॉ में जो प्रोसीजर अप्लाई होता है वो प्रोसीजर अप्लाई होगा। कोर्ट से उसको नोटिस जाएगा, पुलिसकर्मी संबंधित जो पति है, पिता है, जिससे अपन ने भरण पोषण की राशि की मांग की गई है, उन्हें नोटिस जारी होगा, उनका जवाब मांगा जाएगा और न्यायालय युक्ति आधार पर दोनों को सुन करके भरण पोषण राशि का ऑर्डर करेगा। कई बार क्या होता है कि धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया और भरण पोषण की राशि की जो पत्रावली है, जो फाइल अपने केस लगाया, उसे लड़ने में काफ़ी समय लग जाता है। तो केस को लड़ने में काफ़ी साल लग जाते हैं, तब तक उस महिला का भरण पोषण कैसे हो? तो धारा 125 में अंतरिम तौर पर भरण पोषण की राशि देने का भी प्रावधान है। जब तक आपका केस चलेगा तब तक आपको क्या भरण पोषण की राशि दी जानी चाहिए वो न्यायालय निर्धारित कर सकता है। उसके लिए धारा 125 के प्रार्थना पत्र जब प्रस्तुत किया जाए उसके साथ में महिलाओं को, ऐसी पुत्री को, ऐसे बच्चों को अंतरिम भरण पोषण राशि हेतु भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उन्हें अपना अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए जो अधिवक्ता का खर्च होता है और धारा 125 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया उसका जो खर्च है और उसको न्यायालय में आने जाने का खर्च और दैनिक जीवन का जो भरण पोषण का जो खर्च होता है वो अंतरिम तौर पर मिलता रहे जब तक वो केस चलता रहे। और जब केस का फाइनल डिसीजन होगा, जब न्यायालय डिसाइड करेगा तो इसको कितना मिलना चाहिए राशि। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना परसेंटेज मिलेगा, लॉ में ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि 50% मिलेगा, 70% मिलेगा। इतना भरण पोषण की राशि मिलेगी जिससे वो एक आराम की जिंदगी जी सके। धन्यवाद एडवोकेट अरिहंत जी। साथ ही आपके साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी सुचारू रूप से हमको दी, हमको सब कुछ पता चला। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी। रोज अपन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं माता पिता, मतलब वो जब शारीरिक सुधार अक्सर हो जाता है, उनके पास सब कुछ प्रॉपर्टी होते भी उनके बच्चे उनको बेदखल कर देते हैं और वो दर दर रोटी के लिए भी ठोकर खाते हैं, तो वो होते हुए भी ऐसे अपाहिज हो जाते हैं। तो उसके तहत गवर्नमेंट में, कोर्ट में क्या कानून, क्या व्यवस्था है कि ताकि उनको जो राष्ट्र की जिंदगी है वो आराम से कट जाए और उनका भरण पोषण भी आराम से हो सके? जी, ये बहुत बड़ी समस्या आज है। जी, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि यदि कोई माता पिता धारा 125 CRPC के तहत भरण पोषण की राशि हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना करें तो उनके लिए अलग से भी लॉ में प्रोविजन है, बढ़त माता पिता के भरण पोषण एवं संरक्षण अधिनियम। उसके तहत जिलाधीश यानी जिला कलेक्टर के समक्ष ऐसे सीनियर सिटीजन माता पिता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पाली शहर में इस एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार उपखंड मजिस्ट्रेट पाली को दिया गया है। उनके न्यायालय में पाली शहर का कोई निवासी है जो सीनियर सिटीजन है, माता पिता है, उनके पुत्र पुत्री उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं या उन्हें घर से बेदखल कर दिया है, उनको तब परेशान कर रहे हैं और उनका बुढ़ापा मुश्किल से संभल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए वो जिला
जी, इसके समक्ष उपखंड मजिस्ट्रेट पाली के समक्ष अगर पाली का कोई निवासी है तो वृद्ध माता पिता के भरण पोषण संरक्षण अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। वहां पर उपखंड न्यायालय से पुत्र पुत्री को नोटिस जारी होगा और युक्तियुक्त आधार पर दोनों को सुन करके माता पिता की सुखपूर्वक जिंदगी वो जी सके उतनी राशि का न्यायाधीश द्वारा निर्धारण किया जाएगा और वो पुत्र पुत्री को माता पिता को उनके बैंक खाते में या अगर उनका बैंक खाता नहीं है तो नकद में अदा करना पड़ेगा। इसमें ये भी शामिल है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं वो माता पिता की सेवा करना ही नहीं चाहते हैं या माता पिता को ऐसा लगता है कि इनके साथ हम रहेंगे तो हमारा जीवन जीना दुर्भर है। ऐसे बच्चे भी होते हैं कि ये कलयुग है, वहाँ बच्चे माता पिता के साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं अगर उन्होंने भरण पोषण की राशि दे दी तो माता पिता को ताने सुनाते हैं और वो सहन शक्ति के बाहर होते हैं एक माता पिता के लिए जिन माँ बाप ने इतना पाल पोस करके अपने बच्चों को बड़ा किया। वो ऐसे बच्चों के ताने सुने, उनकी मारपीट सहन करें, उनके गाली गलौज सहन करें तो उनके लिए इसी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, हमारी देखभाल नहीं करते और हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं तो इन्हें हमारी संपत्ति से बेदखल किया जाए या जो हमारी प्रॉपर्टी है उससे इनको अलग किया जाए। तो न्यायाधीश द्वारा इसी प्रार्थना पत्र के आधार पर दोनों पक्षों को सुन करके उन बच्चों को उनकी माता पिता की संपत्ति से बेदखल भी किया जा सकता है और बेदखल करने के बाद भी क्योंकि ये बच्चों की मॉरल ड्यूटी भी है और कानूनन भी ड्यूटी है कि वो अपने माता पिता का भरण पोषण करें तो उन्हें भरण पोषण करने के लिए भी न्यायालय द्वारा पाबंद किया जा सकता है। पर किसी पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं होता है जी जी। और फिर इस एज में क्या होता है बेटे बोलते हैं कि हमारा खुद का भी खर्चा नहीं चलता तो हम इन पेरेंट्स का भरण पोषण कैसे करें क्योंकि आज सबकी लाइफ स्टाइल इतनी हाई फाई हो गई तो अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं तो उसका पेरेंट्स के लिए उनका व्यवस्था नहीं है और पेरेंट्स का भी वो एक स्वाभिमान रहता है रेपुटेशन रहती है तो वो कदम भी बाहर वो नहीं उठा सकते मेरे घर की इज्जत दाव पे लगेगी तो इसमें मतलब क्या हो सकता है पेरेंट्स का ऐसे जी अगर कोई बेटा ऐसा कहता है कि मेरी हैसियत नहीं है तो कोर्ट इसकी जांच करवाएगा और माता पिता से भी पूछताछ करेगा कि उसकी क्या हैसियत है, वो क्या काम करता है। जैसी उसकी हैसियत होगी उसके आधार पर उसे अपने माता पिता का भरण पोषण करना ही पड़ेगा। अगर कोई ऐसा पुत्र है कि वो स्वयं असक्षम है, दिव्यांग है तो ये अपवाद है, वैसी स्थिति में तो छोड़ा जा सकता है। नहीं, अगर वो सक्षम है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है तो ये माना जाएगा कि वो भरण पोषण करने में समर्थ व्यक्ति है, वो कार्य कर सकता है, स्वयं का भी भरण पोषण कर सकता है और अपने माता पिता का भी कर सकता है। न्यायालय ऐसी दशा में उसके माता पिता के भरण पोषण की राशि से उसे निर्मुक्त नहीं किया जाएगा न्यायालय द्वारा और उस ऐसे पुत्र को अपने माता पिता का भरण पोषण करना ही पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच आपको और आपकी टीम को। आपको भी धन्यवाद। आपके क्लब के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, यदि कोई माता पिता ने पुत्रों के द्वारा जो प्रताड़ना की जा रही है उनसे परेशान हैं और ऐसी कोई महिला है जिनके पति द्वारा उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है, ये वो वास्तविक रूप से परेशान है और सक्षम नहीं है विधिक सहायता लेने में, तो निःशुल्क विधिक सहायता भी हम आपके क्लब के माध्यम से ऐसा कोई आएगा समाचार तो हम देने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। और हम आपसे महिलाओं के जो वाहन चलाते समय जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं उससे संबंधित जो कानून है उसके बारे में आप हमें बताइए। दुर्घटना से संबंधित कानून बना है, जैसे बोलते हैं मोटर यान अधिनियम। मोटर यान अधिनियम के तहत कोई भी महिला जो वाहन चलाते वक्त कोई सामने वाला व्यक्ति से यदि दुर्घटना कर देता है, उससे या तो उसे साधारण या गंभीर चोट लगती है या खुदा न खास्ता किसी को हो जाती है तो उसके पास रेमेडी है। सबसे पहले तो दुर्घटना कायित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराओ। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो महिला है अस्पताल में भर्ती होती है तो उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इलाज के बिल हैं, दवाइयों के बिल हैं, उन सब का मुआवजा सामने वाली गाड़ी या सामने वाली गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी देती है। उसके अंदर जितने दिन वो अस्पताल में भर्ती रही पर डे का 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है उसको, जितने उसके दवाइयों के बिल हैं वो पूरे पैसा उसका मिलता है। जितने दिन उस दुर्घटना के कारण उसको घर पे बैठा रहना पड़ा 500 रुपये के हिसाब से उसको भी कटने में मुआवजा दिया जाता है। उसके अलावा अगर किसी महिला को भी ये जानकारी रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो वाहन चलाते समय ये ध्यान रखना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उसने 18 साल की आयु
प्राप्त कर ली हो, उसके पास किसी भी वाहन, अगर 2 व्हीलर चलाती है तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला रही तो 4 व्हीलर को चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी लाइसेंस होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई महिला भी गाड़ी चला रही है, भले ही वो सावधानी चला रही, कोई अचानक बीच में आ जाता है तो ब्रेक लगाने पड़ते हैं, इस कारण से सामने वाले को लग जाती है। ऐसी सूरत में यदि उस गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, महिला का लाइसेंस होगा, उस सूरत में जो भी मुआवजे की राशि बनेगी वो बीमा कंपनी को देनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप वाहन चला रहे हो और आपके पास वाहन चलाने का लाइसेंस ही नहीं है, यानी कि आप गवर्नमेंट से ऑथराइज नहीं हो वाहन चलाने के लिए, और आप वाहन चलाते हो तो आप उससे किसी की दुर्घटना घायल हो तो उसका भी सारा मुआवजा आपको जेब से जाएगा। इसलिए मोटर यान कानून एक स्पेशल कानून है जिसके लिए हर शहर के अंदर एक स्पेशल कोर्ट है जिसे मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण कहते हैं, जहाँ पर जिला स्तर लेवल का जज बैठता है जो इन सब मामलों की सुनवाई करता है।